तो शंकर शर्मा बात कर रहे हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 9th एडिशन के साइडलाइन से मार्केट के लिए। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। इटिनो स्वदेश ऑलवेज आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहता है, तो बढ़िया लग रहा है आपसे बात कर रहे हैं। हमारी बात ऐसे समय पे हो रही है जब बैरली 1-1.5% दूर हम इंडेक्स में न्यू हाई पे रह गए हैं और बैंक निफ्टी तो न्यू हाई लगा लिया है। इस समय जो एलिमेंट्स हैं बाजार के, उसको देखते हुए आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए साहब, बाजार में एक ही चीज़ है कि कोई चीज़ लो पे नॉर्मली सेल बन जाती है और हाई पे बाई बन जाती है। तो कई बार कोई शेयर 50 रुपये पे सेल बनता है और 100 रुपये पे बाई बनता है। आप बोलेंगे इसमें लॉजिकल नहीं है, लेकिन इसी को मार्केट कहते हैं। तो इंडिया अगर ऑल टाइम हाई पे है और निकलने की अभी बहुत स्ट्रांग उम्मीद है, तो ये तो क्लियर है, ट्रेड इज टेप इज टेलिंग यू द ट्रेड। शंकर, हम 18 महीने के बाद इस लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, क्या आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बात का कि एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि काफ़ी लोगों ने पैसा तोड़ा, कुछ लोग जुड़े रहे, एटलीस्ट पैसा बचा के तो रह गए, अब लोग नया पैसा डिप्लॉय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या एक नया फेज शुरू हो रहा है बाजार का? कोई भी प्रीवियस हाइज निकलती है, अगर आप टेक्निकली देखें तो हमेशा एक न्यू फेज में मार्केट चला जाता है। और इस फेज को निकालने के बाद अगर सेंसेक्स 62,000 के आसपास जो है, यहाँ से 10-20% की जर्नी नॉर्मली स्पीकिंग, बारिंग अनफोर्सीन विद थोड़ी केवियट्स होती हैं, लेकिन उन केवियट को अगर साइड रखें तो कोई भी इस तरह के मोमेंटम में जब मार्केट एक हाई के पास पहुंचता है, हाई को निकाल देता है, तो 5 से 10% की जर्नी बहुत आसानी से तय करता है। और अगर आप देखें तो नैस्डैक एग्जैक्टली सेम जगह पर, नैस्डैक 100 अगर आप देखें तो दुनिया की 2-3 जो की मार्केट्स हैं, इंडिया हुआ या नैस्डैक हुआ, ये सब वहाँ पहुँच चुकी हैं जहाँ पर कि वो प्रीवियस मार्च में थी, वहाँ से नीचे घटी, फिर वहाँ से रैली करके वापस अपने 52 वीक हाइस पे पहुँच गई हैं। ये सारे मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इंडिया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और यहाँ पर आपको बेच के मेरे ख्याल से कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। शंकर, आप शंकर द ट्रेडर और शंकर द इन्वेस्टर दोनों के व्यूज इस समय किस तरह से, आपकी पोजीशनिंग कैसी है? आप फुली इन्वेस्टेड है और आप ट्रेड पोजीशन में लॉन्ग हैं, कैसे आप इस समय देख रहे हैं? तो मेरे पास ट्रेडिंग कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ बाई एंड होल्ड पोजीशन से, और मैं सब पर बरकरार हूँ। थोड़ी बहुत इधर उधर शफल हो जाती होगी तो होगी, बट अदरवाइज मुझे कोई भी चीज़ बेचने में कोई खास रुचि नहीं है, लेने में रुचि है बेशक। ओके शंकर, आप 1 साल पहले बाजार पे पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद भी हमने 16,800 का एक फेज देखा, बड़ा पैनिक था बाजार में जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक बॉटम बन गया आपके व्यू में इन द एटलीस्ट अभी के लिए, और अब यहाँ से जो आप ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, या हम रिविजिट कर सकते हैं बॉटम को? नहीं, अब कोई रिविजिट का कोई चांस नहीं है, ना इंडिया करेगा ना यूएस करेगा। ओके तो सबसे बड़ी जो वरी थी जिसकी वजह से एक ग्लोबल रिसेशन इंजीनियर किया गया, बनाया गया सेंट्रल बैंक से, वो थी इन्फ्लेशन। अभी भी डिवाइडेड हैं लोग कि इन्फ्लेशन हो चुका है पीक या नहीं हुआ है। आप भी ग्लोबल मैक्रोस पर नजर रखते हैं, इस मैटर पे आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से नियर द पीक है फॉर श्योर। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बिल्कुल एक तरह से मैं इसको एक फ्रॉड कहता हूँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल को। और मैं 2 मिनट लेके अब समझा देना चाहता हूँ दर्शकों को। बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है और इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब क्या है, और वो मतलब नहीं है जो होना चाहिए। तो 100 रुपये की चीज़ थी जहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस था, जहाँ डिमांड और सप्लाई एडिक्वेटली मैच थी, तो वहाँ हमें जो रेट के दर थे 100 रुपये के प्राइस को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर सेंट्रल बैंक्स खड़े थी। अब वो 100 रुपये की चीज़ हो जाती है 120 रुपये, 20% इन्फ्लेशन हो गया अगर 1 साल में हुआ तो। अब सेंट्रल बैंक कहती है तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कंट्रोल करना है, बिकॉज ये 20% है, हमको 20% पे 20% को 10% पे लेके आना है। तो होगा कैसे ये कि वो जो 120 इंटू 1.2 होना था, वो अब 1.2 की बजाय वो कोशिश करके 1.1 पे लेके आएंगे, तो वो 132 हो जाएगा, और फिर ये कहें कि हमने विजय प्राप्त कर ली इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपके जेब से पैसे ज़्यादा जाने वाले हैं, लेकिन कम रेट ऑफ चेंज पे जाएंगे। इन्फ्लेशन कंट्रोल का रियल मतलब होना चाहिए कि भाई साहब अब वापस उसको 100 पे लेके आओ ना, जहां दुनिया एक इक्विलिब्रियम पे थी, तो वहां कभी आने वाली नहीं है चीज़ वो। लेकिन बाजार एडजस्ट कर लेगा। लेकिन बाजार, हमको ये बताई जाती है चीज़ें, दुनिया में बेवकूफ़ी की कोई कमी नहीं है और बेवकूफ़ बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, और सेंट्रल बैंक से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाले लोग दुनिया में पैदा नहीं हुए। तो हमें समझाया जाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, लेकिन रिमेंबर ये 120 और 132 हुआ, इसके चलते कंट्रोल में आया, 120 वाला वापस 100 नहीं हुआ। सही बात है। इनफैक्ट यही मैसेज कहीं ना, परचेजिंग पावर को कहते हैं ना, इन्फ्लेशन क्यों खराब है, क्योंकि परचेजिंग पावर को इरोड कर रहा है। अब एक चीज मेरे को समझाएं सर, 120 की चीज 132 हुई, 140 होने के बजाय, तो इसमें परचेजिंग पावर मेरा मतलब इरोड कैसे नहीं हुआ, ये तो समझा दें। हुआ ना। एक और बात देखिए, ये बाजार कहीं ना कहीं रैली किया ग्लोबली भी और हम भी, बाजार ने ये माना कि शायद ये पॉज आ चुका है
पिवट आ चुका है, लेकिन अभी फिर आके दोनों सेंट्रल बैंक ने, हमारे भी और विदेशों वालों ने कहा साहब ये पॉज है, इसको आप फाइनल वो मत मानिए। तो क्या रेट कट साइकिल शुरू होगा? देखिए सब ऐसा होता है ना कि इतने सेंट्रल बैंक्स इंडिया में भी फ्रैंकली दे हैव रिमेन्ड बिहाइंड द कर्व, यूएस में भी दे हैव रिमेन्ड बिहाइंड द कर्व। अब जब बिहाइंड द कर्व हो गए और एक क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ सारे सेंट्रल बैंक्स का वर्ल्ड वाइड, तो अब वो कहने में हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं कि मैं इतनी अगर स्ट्रांग व्यू लेके कह दूं कि अब ये साइकिल हो गया, अब ये टॉप आउट हो गया, अब यहाँ से रेट ऑफ चेंज रिवर्स हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और ना हुआ तो पावल साहब ने थोड़ी सी प्ले रखनी चाहिए। पावल साहब ने कह दिया था ना इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी तो हुआ नहीं, वो सेमी परमानेंट हो गया। तो अब इस तरह की बातों से कहने में थोड़ी सी इनको संकोच है। तो 6-8 महीने में अगर वाकई रेट कट साइकिल शुरू हुआ तो ग्लोबल इक्विटीज के लिए और भारतीय शेयर मार्केट के लिए क्या मतलब लेके आएगा? जहां रिस्क है वहां पर रेट कट साइकिल का बहुत महत्व है। तो रिस्की एरिया मार्केट की सबसे ज्यादा रिस्क एरिया बैंकिंग होती है हिंदुस्तान में, और ग्लोबली टेक होता है। और आप देखें तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बैंकिंग इंडेक्स ने न्यू हाई बनाया, और टेक वहां पर अपने न्यू हाई के आसपास है, शायद हो भी गया होगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है साहब, जब पैसे का कॉस्ट कम हो जाता है तो हम पैसे से ज़्यादा जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने के लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी दिया भगवान ने, वहाँ पर यूएस टेक ने दिया है, बस खत्म कहानी। अच्छा ये बताइए, अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं। आपका पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा टिल्टेड है। आपने कहा कि यही इंडिया को खेलना है तो स्मॉल कैप मिड कैप से खेलिए। ये स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी प्रीवियस हाई से 15% दूर है, यहाँ आपको वैल्यू दिख रही है? बहुत वैल्यू है साहब, मतलब अनगिनत अपॉर्चुनिटी, अनगिनत वैल्यू, और कुछ लेने के लिए कुछ बेचना पड़ता है, जो सबसे कठिन निर्णय होता है एक इन्वेस्टर के लिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि हम कैश पे बैठते नहीं। आज की डेट में अगर मेरे बैंक अकाउंट में जाकर देखेंगे तो मतलब वहाँ पे 10 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि हमें लगता है कि उतना भी पैसे रखूँ तो कितना मेरा लॉस होना है। 10 लाख रुपए कहीं लगा दूँ तो वो 20-30 लाख रुपए एक साल में हो जाएगा। अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, घर के डेकोरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे एक रुपया खर्च करने में बड़ा लग रहा है कि यार मैं अगर यहाँ पर जो बिकॉज कुछ बेच के हमने वहाँ पर डालना है, तो शैंडेलियर बड़ा अच्छा है, वो लगाएंगे तो लगेगा शैंडेलियर पे हमने 1 लाख रुपए खर्च किया। अब 1 लाख रुपए का हो सकता है 10 लाख रुपए हो जाता 5 साल में। तो ये बड़ी कठिन चॉइसेस हैं हमारे सामने एज इन्वेस्टर्स, बिकॉज वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कम और पैसे ज़्यादा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो आपका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है? ऐसे में बिना नाम पे जाएं, आपके पास आपने केमिकल्स स्टडी किए हुए थे, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज टेक्नोलॉजी लेड मैन्युफैक्चरिंग पे स्टडी करना शुरू किया, और उसके बाद ही ये ईएमएस का वेव आई, जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उसके बारे में कुछ राय दें कैसे आप? नहीं तो जैसे चाइना +1 के ऊपर ये सारा वेव है ईएमएस का, और मेरा मानना है ये वेव ड्यूरेबल वेव है। अब ये आप कह दें कि इनमें बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी का बिजनेस है, वो नहीं है। ये स्केल का बिजनेस है, स्केल के साथ आपको 2%, 3%, 1.5% की मार्जिन का बिजनेस है। लेकिन अगर स्केल आप बना लें तो जैसे डिक्सन ने बनाया, और आगे भी कंपनियां आएंगी बनाएंगी, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बड़ा है, बिकॉज दुनिया को अब कम से कम चाइना से एक सीरियस ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो इंडिया में वो है, अब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जर्नी बड़ी क्लियर है साहब। ओके, अच्छा ट्रेडिशनल सेक्टर्स में बैंक्स पे तुमने बात की, बट ऑटोज में, ऑटो एंसिलरी, फार्मा, वहाँ कहीं कुछ आपको इंटरेस्ट आ रहा है या आप नए तरफ देख रहे हैं? मुझे कोई रुचि नहीं है फार्मा में, मुझे कोई रुचि नहीं है ऑटोज में। और टाटा मोटर्स हर 2-3 साल पर वापस जाग उठता है, और जो जैसे जाग गया अभी, तो वो तो एक सिक्लिकल स्टॉक है, सिक्लिकली मैंने उसको खेला भी है। लेकिन मुझे एक ओवरऑल अगर आप ब्रॉड थीम के हिसाब से ले तो मुझे, तो आपके क्या पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट इस समय? बिल्कुल कोई कंस्ट्रक्ट ही नहीं है अजय, कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। मुझे यही देखना है कि मैं कहीं पर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं हो जाऊँ, उतना ही देखना। बट मैं कुछ ऐसा नहीं कि ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा डालना है, कम डालना है। एक ब्रॉड थिंकिंग है, लेकिन थिंकिंग के अंतर्गत ये हो सकता है कि स्नैक फूड कंपनियों के मैं मतलब 4 अलग अलग कंपनियां ले लूँ, ऐसा हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, बिकॉज मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं चला रहा हूँ जिसके लिए मुझे इतना देखना है और सभी को कंप्लायंसेस करनी है। अगर मेरा पैसा है तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अच्छा, एक सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहूँगा आपसे, एक वो लग्जरी। हमने लुई विटॉन का स्टॉक देखा ऑल टाइम हाई पे है। पहले इंडिया में भी लग्जरी प्लेज ही नहीं थे, अब एक लग्जरी कार रिटेलर है, एक लग्जरी वॉच रिटेलर है, अब कुछ लग्जरी कैटेगरीज वाइन वगैरह की भी आ रही हैं। आप उस साइड पे देख रहे हैं क्या? क्योंकि वो हिस्सा स्लो डाउन से इम्पैक्टेड ही नहीं, और इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दे रहा है। कुछ इंटरेस्ट आपका उधर? मैंने देखा नहीं, और मेरा ये मानना फिलहाल के लिए, अगर मुझे इंडिया को के कंज्यूमर को खेलना है तो मैं लग्जरी की बजाय जो कंपनियां छोटी हैं और ज़्यादा
निम्बल हैं एज कम्पेयर टू नेस्ले और लीवर, और उनसे वो छोटे छोटे शेयर लेके जा सकती हैं रीजनली। कोई स्नैक फूड बना रहा हो, कोई छोटा शैम्पू बना रहा हो, कोई छोटे लिपस्टिक बना रहा हो, जो भी बना रहा हो, जो बड़ी कंपनियों के पास उतनी क्षमता नहीं है कि छोटे मार्केट्स को पेनिट्रेट कर, लेकिन इनके पास कॉस्ट स्ट्रक्चर बड़े कम है बिकॉज ये सिर्फ एक जगह बैठा हुआ है। मुझे उन सब कंपनियों में ज़्यादा रुचि आपने ये बताया था कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में इंडिया के रीजन्स में एक एक पूरे दूसरे देश के बराबर एक एक खंड को ही देखे तो आप 700-800, आज महाराष्ट्र ही देख ले, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गुजरात मिला के 1.2 ट्रिलियन डॉलर तो होगी इनकी जीडीपी। तो आप बताइए साहब, अभी क्यों बाहर जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको इन दोनों मार्केट्स में अगर अच्छे प्लेस मिल गए, या आप अगर मिडिल ऑफ इंडिया में देख लें, वो 400-500 बिलियन का वो होगा, तो सब इनफ है ना सब। तो एक थीम हमारे व्यूअर्स को बता के जाइए, वो रिसर्च करें और वहाँ मल्टी बैगर्स मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप सिंपल स्क्रीनर्स रन करें, और मैं जो कि करता हूँ कई स्क्रीनर्स, तो आपको इस मार्केट के भी अंदर मिड टीन्स मल्टीपल्स पर बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ मिल जाएंगी। मिड टीन मल्टीपल्स पर मतलब कि 10, 12, 15 मल्टीपल्स पर, जो कि ग्रो कर रही हैं 20, 30, 25% तक। तो आपके स्क्रीनर्स के फिल्टर क्या है? एक तो 20-30% की अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, वैल्यूएशन बहुत 15%, काफ़ी डेट वगैरह। काफ़ी फिल्टर्स हैं मेरे पास, और एक ही स्क्रीनर नहीं है, लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड दे रहा हूँ बिकॉज एक आम दर्शक उतना नहीं कर पाएगा शायद। तो आप सिर्फ ग्रोथ और वैल्यूएशन पर देख लें और रिटर्न ऑन इक्विटी पर देख लें, उसी पर आपको 20-25 कंपनियां मिल जाएंगी सब। एक्सीलेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमसे बात करने के लिए।